वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग जनरल साइंस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पार्ट में जो है हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में, मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्जामिनेशन में, एसआई के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उस सारे क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपके एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो सके। तो इसको देखते हैं और इसका एक एक का हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके। इस वीडियो को आप चाहें तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए आप। तो स्टार्ट करते हैं। ये जनरल साइंस पार्ट 1 का वीडियो भी आप देखिए, वो भी वीडियो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन उसमें मैंने लिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, रेसिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोधक, जो हिंदी में बोला जाता है। तो यूनिट जो है रेसिस्टेंस का क्या है, तो ये देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसा आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे, ओम्स लॉ में क्या होता है कि जो करंट होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे जैसे आप क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ते जाएगा करंट भी बढ़ते जाएगा, मतलब ये चलता रहेगा। तो इसको जब फाइनली जो एक फाइनल इक्वेशन दिया जाता है वो V बराबर IR दिया जाता है और ये R जो है कांस्टेंट रहता है, ये R हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको रेसिस्टेंस कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इस रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो R बराबर देखिए V/I होगा। यानी कि V को क्या बोलते हैं, V का जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट और I का जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट/एम्पियर हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, वोल्ट/एम्पियर। और इसी वोल्ट/एम्पियर को बोलते हैं लोग ओम, ओम भी बोला जाता है, OHM। तो ये रेसिस्टेंस का जो यूनिट हुआ वो क्या है, ओम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें है कि अगर एक साइकिल है, एक साइकिल का टायर ब्रस्ट हो जाता है अचानक से, तो ये क्या कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए एक साइकिल का जो टायर है उसके अंदर उसका जो एक अंदर का जो सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि जो हीट है, जो एयर है, वो क्या एक सिस्टम के अंदर है और अचानक से अगर वो ब्लास्ट कर जाए तो क्या होगा कि जो सिस्टम का जितना भी एनर्जी था अंदर में वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में चला आया और इन्वायरमेंट में आने के बाद जो है वो जो सिस्टम जो था अब वो कूल डाउन हो गया। तो इस तरह का जो सडन प्रोसेस होता है, जो जैसे साइकिल ब्रस्ट कर गया, साइकिल का टायर ब्रस्ट हुआ, जो सडन प्रोसेस होता है, इस तरह के सडन प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जो साइकिल का टायर ब्रस्ट हुआ वो जो है एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है SI यूनिट। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई बराबर क्या होता है कि जो जितना भी एम्पियर टर्न होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, NI होता है। तो ये एम्पियर टर्न से जितना एम्पियर टर्न रहेगा, जितना ज़्यादा कॉइलिंग रहेगा, उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो CGS यूनिट है, मतलब ये SI यूनिट का वर्णन करते हैं CGS का, तो वो मैक्सवेल है। मैक्सवेल ने ही मैग्नेटिक फ्लक्स की खोज की थी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो CGS यूनिट है मैक्सवेल है। लेकिन यहाँ पूछा गया आपसे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो SI यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो है वेबर और इसको वेबर को कैसे डिनोट करते हैं, WB, स्मॉल w स्मॉल b। तो वेबर को स्मॉल w स्मॉल b से डिनोट करते हैं और ये SI यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। कहता है कि इफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन तो व्हाट विल बी देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो गैसेस है, गैसेस का जो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है जो गैस में होती है उसको जो हम लोग डेंसिटी के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं। जैसे ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला का आप याद कर लीजिए कि जैसे वेलोसिटी ऑफ जो हाइड्रोजन है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो ऑक्सीजन है वो होता है अंडर रूट
डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर में होगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रहता तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर में होता, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हो जाता। चूंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है गैस लॉ जब आप पढ़िएगा तो उसमें जो है ये फार्मूला को आप डिराइव कीजिएगा। यहाँ आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन बराबर अंडर रूट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए क्या करें, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है 16 टाइम्स है, तो हम लोग क्या करते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन रो एच मान लेते हैं। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, और जो है जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये आपको ये गिवन है। अब देखिए अगर जहाँ आप रो इसको जहाँ उठाकर इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 16 बचेगा, केवल इतना सा अगर जहाँ करते हैं तो आपको ये 16 बचेगा। तो ये इसके जगह पर आप जो है यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। तो 16 जब लिखिएगा अंडर रूट कीजिएगा तो क्या होगा 4। तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप लिखिएगा तो VH बाय VO बराबर 4/1। अगर भी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, corresponding रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो यहाँ पर VO रेशियो VH बराबर क्या होगा 1:4 का रेशियो है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द रेडनेस इन द एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। देखिए जब सूर्य उदय हो रहा होता है या सूर्यास्त हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि जो हॉरिजिन है, अगर ये हॉरिजिन है तो सूर्य यहाँ पर रहता है, मतलब थोड़ा सा लाइट इसका आ रहा होता है। तो ये जो थोड़ा सा जो लाइट आ रहा है, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे ये देखिए इधर तो मान लीजिए नीचे है, सूर्य थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से ला रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको जो है जो ब्लू कलर्स ऑफ लाइट है या जो लाइट्स है, तो उसमें क्या होता है लाइट्स को सारे जो लाइट्स होते हैं वो उस सारे जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं सारे को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, सारे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो कि रेड कलर ऑफ लाइट है, चूँकि रेड कलर ऑफ लाइट को डेविएट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो क्या होता है चारों तरफ फैल जाते हैं, तो इसलिए ये रेडनेस भी होता है। इसका रेडनेस का भी आपको कारण बताए, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एट सनसेट इज ड्यू टू, किसके कारण से होता है, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के द्वारा, इस फेनोमेना को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज ए लिटिल आउट ऑफ फोकस इन द कंडीशन ऑफ, कहता है जो दूर का वस्तु है वो कम दिखता है। तो किस कंडीशन में कम दिखता है दूर का वस्तु, तो कौन सा उसमें डिजीज रहता है आँख में जो कि इस तरह से, तो वो जो डिजीज है जो जिसमें कि दूर का वस्तु अगर धुंधला दिखाई पड़ता है आपको, तो उस डिजीज को बोलते हैं मायोपिया डिजीज। एक्चुअली मायोपिया डिजीज में क्या होता है कि जैसे ये देखिए आई बॉल है आपका, तो ये आई बॉल में ये आपका रेटिना है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका रेटिना है। रेटिना पे आपका इमेज बनना चाहिए था, ये रेटिना पे, लेकिन चूंकि आपका आई बॉल जो है बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो इधर से लाइट आ रहा होता है वो लाइट जो है रेटिना तक नहीं पहुंचकर इसके पहले ही इमेज बना देता है, यहाँ पर बना दिया। तो जब रेटिना से आगे ही बन गया तो क्या होगा, इमेज आपको धुंधला दिखाई पड़े। ये खास करके जब दूर की वस्तु को देखते हैं तब वैसा होता है। लेकिन जब अगर आपके पास, ये मायोपिया का केस है, मायोपिया जब दूर का वस्तु देखने में दिक्कत होता है। जब आपके पास नज़दीक में कोई वस्तु रखता है, जो लोग मायोपिया से हैं जिनको, अगर उनके सामने नज़दीक में अगर आप रखिएगा ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा कि वही ऑब्जेक्ट को वो आसानी से देख पाएगा। तो वो नज़दीक का चीज़ को, क्योंकि चूंकि दूर से आ रहा था इसलिए पहले ही आगे रेटिना का आगे कट गया, लेकिन जब अगर नज़दीक से जाएगा तो ये क्या होगा, पूरी तरह रेटिना पर बनेगा, तो रेटिना पे होगा इंटरसेक्शन। तो इसलिए नज़दीक का वस्तु उसको अच्छा दिखता है, दूर का वस्तु खराब दिखता है मायोपिया केस में। नेक्स्ट चलते हैं, ए लाइट वेव इज इंसिडेंट ओवर ए प्लेन सरफेस विद वेलोसिटी x आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहता है रिफ्लेक्शन होने के बाद वेलोसिटी क्या होगा। देखिए इसमें इस तरह का केसेस है, आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ये मेरा लाइट वेव है,
ये मेरा प्लेन सरफेस है, ठीक है, ओके, ये आपका प्लेन सरफेस है और यहाँ से कोई लाइट वेव आया, लाइट वेव इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इंसिडेंट हुआ, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। और ये लाइट वेव क्या हुआ, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। तो ये लाइट के साथ क्या होता है कि जिस वेलोसिटी के साथ ये लाइट आता है, उसका जो भी वेलोसिटी हो, अगर ये वेलोसिटी v है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का भी वेलोसिटी v ही होगा। अगर इसका फ्रीक्वेंसी f है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का भी फ्रीक्वेंसी f ही होगा। अगर इसका वेवलेंथ, इस इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का भी वेवलेंथ लैम्डा है। इसका मतलब कहने का है कि अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होता है तो उसका वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई भी चेंजेज नहीं आता है। यानी कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों का वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों सेम रहता है, लेकिन एक चीज़ में डिफरेंस आता है। वो चीज़ क्या है, इंटेंसिटी। जिस इंटेंसिटी के साथ ये आया लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी में चेंजेज आता है, बाकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज। तो इंटेंसिटी आपको इस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमैन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई। अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दोनों में जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की गई है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाई। लाइमन सीरीज, देखिए बहुत सारे सीरीज है उसमें, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब पढ़ेंगे आप। तो क्या होता है कि लाइमन सीरीज में क्या होता है कि अगर जहाँ जो ये देखिए इस तरह का लेयर रहता है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन होता है इस तरह का। तो 2 से अधिक वाले, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, अगर यहाँ हाईएस्ट लेवल से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए n बराबर 1 तक आ जाए, तो इस तरह का जो सीरीज होता है वो लाइमन सीरीज होता है, ठीक है। ये 3 से आ गया, 4 से आ गया, तो इस तरह से करके जो आता है n बराबर 1 पर स्पेक्ट्रल लाइन पे, तो इस तरह का सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होता है आपको बेसिकली कि जब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से n बराबर 1 पर आ रहा होता है हाइड्रोजन एटम्स का, तो उसमें क्या होता है कि कुछ रेडिएशन रेडिएट करता है, कुछ रेडिएशन निकलता है। तो वो रेडिएशन आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम बोलता है तो उसका किस रीजन में रहता है, तो वो रहता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन में स्पेक्ट्रम रहता है उसका। जैसे कि अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल रहता है, फिर इंफ्रारेड रहता है। तो जो विजिबल लाइट होता है उसको आप देख सकते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड रे को आप नहीं देख सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम निकला, इसका जो रीजन है यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहता है, ठीक है। कहता है प्लांक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ। आप यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर जो 12th का पहला चैप्टर, 12th में आप 11th में पढ़ते हैं, 12th में भी आपको ये यूनिट डायमेंशन निकालना होता है। तो उस टाइम जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि प्लांक कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होगा। तो देखिए आप प्लांक कांस्टेंट के बारे में पहले जान लीजिए कि जो प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी के बारे में सोचिए तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, एनर्जी होता है वर्क डन। अगर आप काम करते हैं तो उसे वर्क डन कहते हैं। वर्क डन किसे कहते हैं, जब आप किसी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाए और ये ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए d दूरी तक डिस्प्लेस हो गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था ये, और ये उठ के यहाँ पर आ गया, मतलब आपने यहाँ तक का काम किया। तो इस तरह का जो होता है इसको बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वर्क डन को ही बोलते हैं एनर्जी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फोर्स को आप क्या लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या लिखते हैं, एफ बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखे t ये टाइम है, तो एफ बराबर क्या हो गया, s-1 लिख सकते हैं, सेकेंड पर -1। तो यहाँ पर आप सेकेंड पर पावर -1 लिखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर सेकेंड होगा। ये होगा आपका प्लांक कांस्टेंट। अब आप लोग जानते हैं कि न्यूटन को जो फोर्स है, फोर्स को क्या लिखते हैं,
फोर्स का अगर फॉर्मूला देखिएगा तो फोर्स बराबर होता है MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को आप क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m/-2 लिखते हैं ना। तो अब इसको जो है आप प्लांक कांस्टेंट के साथ कीजिए। आपके पास जो प्लांक कांस्टेंट आया था ये आया था, इस प्लांक कांस्टेंट में आप ये MA का न्यूटन का वैल्यू भी पुट कीजिए। तो आप जब लिखिएगा तो kg मीटर (10⁻⁻2) इंटू सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर -1 यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर होगा, मास इंटू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो m था इसको तो हम भूल ही गए यहाँ पर करने के लिए, क्योंकि देखिए ये तो जो न्यूटन था, न्यूटन वाला ये m था, ठीक है। एक m तो यहाँ भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे ना यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर सेकेंड के साथ देखिए क्या होगा कि 1 सेकेंड मात्र बचेगा, सेकेंड पर पावर -1। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और सेकेंड हुआ, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -1। तो ये आपका फाइनल हुआ। और ये जो होता है यूनिट और डायमेंशन जो होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, तो मोमेंटम को पहले कैसे लिखते हैं ये जानिए। मोमेंटम को लिखते हैं कि जब आपका मास इंटू वेलोसिटी, और इसमें जो है एंगुलर लगा हुआ है तो एक डिस्टेंस MVR बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम को। मास का लिखते हैं kg, वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, मीटर सेकेंड पर पावर -1, फिर एक r और है तो उसका भी मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -1 ये, और इसका भी kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर 1। तो इसका मतलब है कि प्लांक कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो डायमेंशन मैचिंग करता है वो एंगुलर मोमेंटम के साथ मैचिंग करता है। नेक्स्ट चलते हैं द फेनोमेना विच काउजेज मिरेग। मिरेग मतलब होता है मृग तृष्णा। जो पूछता है कि उस फेनोमेना को डिस्कस कीजिए जिसमें कि जो कि मृग तृष्णा, मिरेग जो है बनाता हो, तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR इसको बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे कि अगर जो धरती है, धरती जैसे जो हॉट जो इलाका है, जैसे राजस्थान का इलाका है भारत में, या फिर मरुस्थलीय इलाका बहुत है जो कि काफ़ी गर्म इलाका, जो मरुस्थलीय गर्म मरुस्थल जो है, हालांकि ठंडा भी मरुस्थल होता है, तो जो गर्म मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है कि धरती का जो सरफेस का जो टेम्परेचर होता है तो वो काफ़ी हाई हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि जो धरती के नियरेस्ट का जो गैस होता है वो क्या होता है कि गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू लो हो जाता है, उसका डेंसिटी लो हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी लो हो जाता है। तो क्या होता है कि जब सन का जब लाइट आता है तो क्या होता है कि दो तरह का मीडियम हो गया। एक हो गया कि मतलब ऊपर वाला जो मीडियम है वो डेंस मीडियम है, और जो नीचे वाला है चूँकि गर्म हो गया है वो वो क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, मतलब काफ़ी उसमें कम डेंस है एयर का, तो रेयर मीडियम है, एक डेंस मीडियम है। अब देखिए ये ऊपर वाला मीडियम डेंस का मीडियम है, और नीचे वाला जो धरती ये अर्थ है आपका, जो अर्थ का नियरेस्ट मीडियम है वो रेयर मीडियम हो गया। तो क्या होगा जब सनलाइट जब इस पर पड़ेगा तो क्या होगा कि ये ऐसे फॉल करेगा, तो ये क्या होगा, रेयर मीडियम के कारण से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, ऐसे हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा ये लाइट, तो जब ये लाइट रिफ्रैक्ट होता है तो क्या हो जाता है कि ये क्रिटिकल एंगल से भी मतलब ज़्यादा इसका वैल्यू हो जाता है इस एंगल का, जिसके कारण से क्या होता है ये लाइट बार बार जो है रिफ्लेक्शन करने लग रहा है, रिफ्रैक्शन करने। तो इस फेनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस जो कि बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस तरह का टोटल इंटरनल, और इसी के कारण से क्या होता है कि जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा नज़दीक लगने लगता है। जब क्या कहते हैं जो मरुस्थल का क्षेत्र है, जहाँ बालू का क्षेत्र है, उसमें लगने लगता है कि नज़दीक में ही, दूर में रहता है नदी, लेकिन उसका पानी का एहसास जो लगता है नज़दीक में ही है। तो उस तरह से जाकर आपको भूल भुलैया टाइप का स्थिति आ जाता है, उसी को बोला जाता है मृग तृष्णा। तो ये किसके कारण से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से होता है। कहता है विच ऑफ दीज ट्रेवल्स इन ग्लास विथ मिनिमम वेलोसिटी। कहता है कि इसमें से कौन सा लाइट है जो मिनिमम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता हो। तो देखिए इसके लिए क्या है कि जिस भी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा,
जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा वो कम स्पीड से। तो जो लिखते हैं हम लोग, जैसे याद करने के लिए लिखते हैं VIGOR लिखते हैं, VIBGYOR, ये मेरा विजिबल लाइट का है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है रेड लाइट का होता है। हाईएस्ट वेवलेंथ जो होता है रेड लाइट का होता है। और लोएस्ट वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ में सबसे लोएस्ट, सबसे कम जो होता है वो होता है वायलेट लाइट का। और बीच में ये सारे लाइट होते हैं। तो जो हाईएस्ट वेवलेंथ है उसका क्या होगा कि स्पीड भी ज़्यादा होगा। जब वो ग्लास से पास करेगा तो हाई वेवलेंथ के कारण से क्या हो जाएगा, वो लाइट तुरंत से पार कर जाएगा। लेकिन जिसका वेवलेंथ लोएस्ट है वो क्या करेगा, चूँकि ग्लास जो है डेंस मीडियम है, काफ़ी डेंस रहता है, तो उसमें जो है लाइट को पार कर पाना मुश्किल होता है जिस लाइट का कि वेवलेंथ कम हो। तो इसमें जो है रेड, वायलेट, ग्रीन और येलो में जो वायलेट लाइट रहेगा उसका जो है वेवलेंथ कम है। चूँकि वेवलेंथ कम है तो इसलिए जब ये डेंस मीडियम से गुजरेगा तो ये गुजर नहीं पाएगा। अगर गुजर भी पाएगा तो बहुत धीरे धीरे गुजरेगा। तो इसलिए इसका जो वायलेट लाइट है उसका वेलोसिटी जो है मिनिमम हो जाएगा जब ग्लास से पास करेगा। और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा, तो रेड लाइट का होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन हेल्प्स टू कंक्लूड दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। देखिए, जब लाइट में जो वेव है, लाइट में दो तरह का वेव हम लोग डिस्कस करते हैं। जब आप लाइट का पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या हाइजेन प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, तो उसमें आप देखेंगे कि लाइट को दो तरह का वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव की बात की गई है। लेकिन एक ही जब रिफ्लेक्शन को देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट करते हैं, तो पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन अगर जहाँ आप पोलराइजेशन ऑफ द लाइट करते हैं तो ये एकमात्र प्रूफ है जो ये प्रूफ करता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है। और बाकी ये हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार सिद्ध किया, इसलिए हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी आप पढ़ते हैं। इसमें हाइजेंस ने प्रूव किया कि जो लाइट वेव है वो जो है एक ट्रांसवर्स वेव है, और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया पोलराइजेशन के द्वारा। तो ये पोलराइजेशन जो है केवल लाइट में होता है और ये ट्रांसवर्स वेव में ही केवल पोलराइजेशन का फेनोमेना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द वेव इज 25:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या रेशियो होगा, तो हम लोग एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है, और इंटेंसिटी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या है कि यहाँ पर आपको दो हम ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं इंटेंसिटी I1, दूसरा इंटेंसिटी ले लेते हैं I2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, √I1/I2 होगा। देखिए इसको, इस पार्ट को रहने दिया, इसको इधर कर दिया तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अब चूंकि A1/A2 हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, और I1/I2 दिया हुआ इंटेंसिटी, तो ये 25/9 लिखिए। तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 5/3 आएगा। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, 5:3। जो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड होगा वो 5:3 होगा। जब इंटेंसिटी का रेशियो 25:9 होगा तो एम्पलीट्यूड का रेशियो जो होगा 5:3 होगा। तो ये चीज़ को इस फार्मूला से बना सकते हैं। फिर एक्सरे के बारे में बताया था, जिसमें साइंटिस्ट ने सर्च कर रहा था, खोज कर रहे थे वो, तो उन्हें एक रे पता नहीं चल रहा था किसके कारण से ये हो रहा है, मतलब उसके लेवल में कुछ फेनोमेना ऐसा घट जा रहा था जिससे उसका एक्सपेरिमेंट नहीं सक्सेस हो रहा था। तो उन्होंने उस रे का नाम रख दिया एक्सरे। उसे कुछ नहीं पता था, नहीं मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं कोई चीज़ को कि x=5 है, x= कुछ है, तो उसी तरह उन्होंने इस रे को भी नाम उन्होंने मान लिया कि कोई ऐसा रे है जो हमारे एक्सपेरिमेंट को ख़राब कर रहा है, तो वो है एक्सरे है, तो उसका नाम एक्सरे पड़ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सरे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या निगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है या नन ऑफ दीज है। तो एक्सरे जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, जिस तरह से गामा रे भी क्या है, न्यूट्रल है। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो हीलियम का है, जिसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, He++ लिखते हैं।
और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बीटा पार्टिकल है, बीटा माइनस लिखते हैं। तो जो एक्सरे है वो क्या है, न्यूट्रल है। गामा रे भी क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है। न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है। तो ये आपको याद रखना है। व्हेन वाटर फ्रीजेज इट्स डेंसिटी, क्या होता है जब वाटर फ्रीज होता है तो उसका डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब वाटर जब अपने नॉर्मल पोजीशन पे रहता है तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन जब जैसे जैसे इसका ये नॉर्मल पोजीशन से जब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है तो क्या होता है कि नॉर्मल वाटर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने पर उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। और ये जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वाटर का, जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद जो है इसका जो मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो जाता है वाटर का। लेकिन उसके बाद जब ये फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगता है, आप जानते हैं वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद जब इसको फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ मूव कराते हैं तो क्या होता है कि वाटर का डेंसिटी फिर डिक्रीज होने लगता है। तो यही जो है इसका एक अलग बिहेवियर है, अलग तरह का बिहेवियर है वाटर का, कि जब ये फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ मूव करता है तो इसका डेंसिटी क्या होता है कि इसका डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है। तो वही पूछ रहा है कि जब वाटर फ्रीजेज होने लगता है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगता है। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कहता है कि हाइड्रोलिक जो ब्रेक है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये करता है पास्कल लॉ पर। पास्कल लॉ में क्या होता है कि पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया आपको कि जब किसी भी वाटर के ऊपर, जैसे ये वाटर है, तो कहता है कि अगर इसमें वाटर है, अगर ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर में अगर वाटर है तो जब इसके ऊपर जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो ये प्रेशर जो है वाटर के सभी पार्टिकल पर इक्वल लगेगा। यही चीज़ को बताया था इसने, पास्कल ने। और हाइड्रोलिक वर्क जो ब्रेक्स है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी जो है पास्कल लॉ पे ही काम करता है। देखिए पास्कल लॉ क्या कर रहा है, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द इनक्लोज फ्लूइड सिस्टम। मतलब ये क्लोज फ्लूइड सिस्टम है, जब उस पर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिट होता है सभी पार्ट पे। और हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, पास्कल लॉ पे। नेक्स्ट चलते हैं, बोलता है द राइस इज कुक्ड मोर क्विकली इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज, कहता है जो चावल है जब आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो जल्दी से मतलब सीज जाता है, बन जाता है, जल्दी कुक्ड हो जाता है। तो क्यों, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके यही कारण है कि जब इसको हम लोग प्रेशर कुकर में चावल को रखते हैं तो वो क्या करता है कि जब प्रेशर हाई होता है तो उसका जो वाटर का जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट अपने नॉर्मल से बढ़ जाता है। मतलब आप कुकर में जैसे कि आप रखिएगा, जैसे ये कुकर है आपका, ठीक है, इस कुकर के अंदर जब आप रखिएगा तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से क्या होगा कि इसका जो अंदर का जो वाटर होगा, पानी होगा, ये पानी का जो बॉयल जब होना था इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब 110 डिग्री सेल्सियस पे कम होगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। तो उसके कारण से क्या होगा कि जितना भी अब इसके अंदर हीट देंगे, वो हीट क्या होगा कि पानी को गर्मा, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने में नहीं काम करेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो है चावल को सिझा रहा है आपका इसके अंदर का चावल को। तो क्या होता है, इसके कारण से क्या होता है कि जो चावल है वो जल्दी कुक हो जाता है। तो वाटर बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर अंडर प्रेशर, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो पानी क्या होता है कि हायर टेम्परेचर पे बॉयल होता है जाके। तो उससे क्या होता है कि आपका जो राइस है वो जल्दी सीज जाता है, मतलब राइस जो है जल्दी कुक्ड हो जाता है, ठीक है। हर्ट इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग, कहता हर्ट्स आप सुने हैं, हर्ट्स को किसका यूनिट है, तो वो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज जानते हैं। एफ बराबर क्या जानते हैं, 1/t, और इसकी को बोलते हैं सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स को ही बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। फिर है डायनमो के नाम सुने होंगे आप। डायनमो जो है थर्मल पावर स्टेशन में यूज किया जाता है। डायनमो का काम क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है डायनमो। तो नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म, जब प्रिज्म के थ्रू से जब लाइट व्हाइट लाइट ये है आपका, तो जब प्रिज्म के थ्रू से पार करता है तो ऐसे कर बहुत सारे लाइट ज़्यादा, कुछ लाइट डेविएट ज़्यादा होते हैं, कुछ कम डेविएट होते हैं। तो इसके साथ क्या है कि जो रेड कलर ऑफ लाइट है उसका वेवलेंथ ज़्यादा